गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों आज हम लोग जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो है मैंने फिजिक्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया था कि जो लोग एक भी बार उस वीडियो को नहीं देखे वो लोग प्लीज़ जाके देख लें। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर इस एक सेशन को भी देख लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा जो है केमिस्ट्री में कर पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं। तो रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र इजिप्ट देश की कीमिया से हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई है, तो इजिप्ट देश से हुई है और कीमिया से हुई है। ठीक है, कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। ठीक है, काला रंग आप लोग जानते हो ना, आजकल काले रंग पे कितने गाना बन रहे हैं। और इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कीमेटिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमेटिकिंग। जो काले रंग का इसका अध्ययन करता है कीमिया का, उसे हम लोग कीमेटिकिंग कहते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। ये द्रव्य है, ठीक है। तो इसमें पहले कौन हो जाएगा? एलिमेंट्स हो जाएंगे, कंपाउंड्स हो जाएंगे और मिक्सचर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण जो है द्रव्य के तीन प्रकार होते हैं। पहले जो है एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द्रव्य द्रव्य की वह अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर जो है सबके समान होते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ जो है तत्व कहलाते हैं। क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के बने उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व द्रव्य की तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो तत्व होते हैं वो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में जैसे यहाँ पे देख सकते हो सोडियम तथा कार्बन हो गए। द्रव में देखो पारा हो गया, गैलियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। और गैस की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे गैस। यानी जो तत्व हैं वो तीनों अवस्थाएं में जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस में। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी प्योर जो है मटेरियल्स होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे जल H2O एक यौगिक है, ये क्या है? एक कंपाउंड है। H2O क्या है? एक कंपाउंड है। और एक निश्चित अनुपात में, यानी इनका जो है रेशियो फिक्स होता है, उनके अनुपात में ये जो है एक दूसरे से संयोग करके बनते हैं, तीनों यौगिक। मिश्रण में जो है ये अनुपात निश्चित नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक या दोनों के अनिश्चित अनुपात में, देखिए अनिश्चित अनुपात है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है। आप किसी को अधिक भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। मिश्रण में मिलाने से बनते हैं। इन अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक एवं भौतिक विधियों द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। यानी मिश्रण को जो है आप इस इन इन तरीकों से अलग भी कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग जिलेबी वाला सीरा होता है या जो चाशनी जिसको कहते हैं, आप उसको अलग भी कर सकते हो। आप उसको गर्म कर देते हो तो देखते हो फिर चीनी बच जाती है। तो उस तरीके से वो भी एक मिश्रण है ना। मान लीजिए उसमें शुगर है, पानी है और इन सब का मिश्रण होता है। उसके बाद गर्म करते हो तो जैसे जैसे ही पानी खत्म हो जाता है फिर आपके पास शुगर आ जाता है। वायु क्या है? वायु आपसे पूछा जा सकता है। तो वायु अनेक गैसों एवं धूलकणों का मिश्रण है। याद रखिएगा, वायु आपको बताना है मिश्रण है। ठीक है, पीतल, तांबा, जस्ता, ये भी क्या होता है? मिश्रण होता है। सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मिश्रण के प्रकार यहाँ देखिए, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस उसे कहते हैं जिसमें मान लीजिए दोनों जो है एकदम विलीन हो जाए। जैसे अगर आप पानी में शुगर मिलाते हो तो क्या आपको शुगर दिखाई देता है एक भी? तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ये क्या होगा? होमोजीनियस। यानी इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन एवं गुण एक समान होते हैं, इसको हम लोग होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस किसे कह सकते हैं? हेट्रोजीनियस में ये होता है कि जैसे एक पदार्थ जो आप डाल रहे हो वो घुले नहीं। जैसे मान लो पानी में आपने ऑयल डाल दिया, तो क्या ये ऑयल पूरी तरीके से डिजोल्व हो पाता है? वाटर में नहीं हो पाता है ना। इसमें देखो, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसमें प्रत्येक भाग उसमें अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होते, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसको होमोजीनियस कहते हैं, किसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रण के दो प्रकार थे। विलयन क्या होता है? विलयन जान लो। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण, किसकी बात कर रहे हैं? समांगी, जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाते हैं। ठीक है, विलयन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखिए,
और बिलियन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय कहते हैं। तो आप लोग ये पढ़े होगे सोल्यूशन बराबर होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है, यानी बिलियन बराबर विलायक प्लस विलेय। अब जैसे मान लो हमको बनाना है नमक और पानी का घोल, तो इसमें नमक क्या हो जाएगा, नमक आपका विलेय हो जाएगा, विलायक की मात्रा थोड़ा अधिक रहती है, ठीक है। इसमें लिखा है ना बिलियन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो आप नमक पानी का घोल बनाना है तो क्या नमक 2-3 किलो ले लोगे, नहीं। अगर मान लो 1 लीटर जल में जो है आपको नमक का घोल बनाना है तो थोड़ा सा नमक क्या रहेगा, कम क्वांटिटी में रखोगे। पानी 1 लीटर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और जो इन दोनों के मिक्सचर से बनेगा वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है, उसे हम लोग विलियन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अस्थाई कण कौन से हैं और अस्थाई कण कौन कौन से हैं इसमें देख लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सारे क्या होते हैं, अस्थाई कण होते हैं। अस्थाई में कौन हो गया, मेसॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया और एंटी न्यूट्रिनो हो गया। ये जो तीन आपको चार दिख रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, अस्थाई कण होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, सबसे पहले मैं नाभिक में बता दूं, जो नाभिक होता है उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों रहते हैं कि कौन रहते हैं। तो जो नाभिक होता है यानी न्यूक्लियर, उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, इसका काम है सिर्फ चक्कर लगाओ बेटा। अब परमाणु क्रमांक की बात करें, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का जैसे आपको बताना है सही से, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन देख के नहीं बता सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही से पता है प्रोटॉन, तो आप प्रोटॉनों की मदद से आप बता सकते हो कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो कभी भी ऑप्शन में आपसे सवाल पूछा जाता है, जरूर इस टाइप का सवाल आपसे मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि किसको देख कर आप पता लगा सकते हो कि इस तत्व का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो उस ऑप्शन में दोनों देखा, प्रोटॉन को देखकर, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को देखकर, तो सही ऑप्शन होगा सिर्फ प्रोटॉनों को देखकर, ठीक है। और इसे किससे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा परमाणु क्रमांक को जेड से। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मास नंबर कहते हैं। जैसे आप लोग ये पढ़ते हो ना, जैसे मान लो सोडियम की बात करो 11Na23, ठीक है। तो ये देखो, ये जो 11 है ये एटॉमिक नंबर होते हैं, ये 23 क्या होता है, एटॉमिक नंबर, इसको मास नंबर कहते हैं, ठीक है। ये मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है, तो इसी को कहते हैं गाइस। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये प्रोटॉनों की संख्या, इसकी संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक माइनस कर दोगे तो तुम्हारे न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये फॉर्मूला याद करना, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इन दोनों का जो योग होता है यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, वही जो है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहलाती है। अब समस्थानिक क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समस्थानिक, इसको इंग्लिश में हम लोग आइसोटोप्स एटम कहते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है, यहाँ पे देखो 1H1 1H2 1H3, यानी इसके परमाणु क्रमांक तो सेम है, आपको देखने को मिल रहे होंगे कि सबके जो है परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसको याद रखना, इसको हम लोग आइसोटोप्स यानी समस्थानिक परमाणु कहते हैं। स्थान तो सेम है ना सबका, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, याद रखो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ठीक है। ये 3 होते हैं जिसको 1H1 1H2 और 1H3 होते हैं, ठीक है। यह समस्थानिक जो है, ये देखो ट्राइटियम जो है, यह समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, याद रखना, ठीक है। यह समस्थानिक जो है रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको जो है आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा समस्थानिक जो है रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, तो ट्राइटियम। अब समभारी की बात कर रहे हैं, अब देखो इसमें समभारी की बात कर रहे हैं ना, तो जिनके क्या हो, परमाणु भार जो है सेम होने चाहिए। समभारी, यहाँ से ये पकड़ा करो, ठीक है। आइसोबार से इसको इंग्लिश में कहते हैं। अभी वो समस्थानिक, तो स्थान सेम होगा तो क्या होगा, यानी एटॉमिक नंबर सेम होना, परमाणु क्रमांक सेम होना। समभारी का मतलब क्या होगा, जिसके परमाणु भार सेम होने चाहिए। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। अब देखो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या जो है सेम है, जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समभारी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे एलिमेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे आर्गन 18, इसकी भी होती है 40,
पोटेशियम 19 इसकी भी 40 होती है, और कैल्शियम 20 इसकी भी 40 होती है। तो तीनों को देखो, ये जो है आपको परमाणु भार सबके सेम है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर तीनों के भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। तो इसको आपको याद रखना कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। 1902 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज यानी पिच ब्लेंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता जो उपलब्ध होती है। तो पिच ब्लेंड में जो है 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है, ये आपको याद रखना। ये मैडम क्यूरी के जो पति थे पियरे क्यूरी, ठीक है, उन्होंने पता लगाया था। रेडियम नामक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने की थी। इसको याद रखिए कि रेडियम नामक रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाले क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बता रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके दौरान जो है नाभिक में के द्रव्यमान में होने वाले क्षति, यानी जो भी क्षति हो रही है, क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन होना, जो क्षति हो रही है वही किसमें कन्वर्ट हो? ऊर्जा में परिवर्तन, उसी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो ये एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक बड़े परमाणु को दो या दो से अधिक छोटे परमाणु में विखंडन, ये क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। यानी एक मान लो बड़ा परमाणु है और उसके जो है दो छोटे छोटे परमाणु में विखंडन जो होना, यही है नाभिकीय विखंडन। इसको क्या कह रहा है? दो हल्के परमाणुओं का एक भारी परमाणु नाभिक में संलयन, इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय फ्यूजन, ठीक है, संलयन होता है इसको, ठीक है। तो अपोजिट है इसमें, देखो एक बड़े से दो छोटे बन रहे हैं, इसमें एक दो छोटे से एक बड़े बन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से प्राकृतिक में घटित नहीं होती है। ये देखो लिखा है कि विखंडन जो प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से प्राकृतिक में घटित नहीं होती है। सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती रहती है। ये देखो सूर्य जैसे तारा, सूर्य भी क्या है आपको पता होना चाहिए, सूर्य एक तारा है, क्या है ये? सूर्य भी है, एक स्टार है। तो वो कह रहे हैं उसमें भी जो है संलयन की प्रक्रिया घटित होती रहती है। विखंडन प्रक्रियाओं में दो परमाणुओं को विभाजित करने के लिए बहुत कम ऊर्जा लगती है। यानी जो जैसे दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसमें देखो दो या दो से अधिक प्रोटॉनों को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसमें दो प्रोटॉनों को एक साथ लाने के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा आपको खर्चा करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है। विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक होता है। यहाँ पे देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कि विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1,00,000 गुना जो है अधिक होता है। उदाहरण में यहाँ देखो परमाणु बम बता रहे हैं। संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे, प्रथम परमाणु बम का निर्माण रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में किया था। तो याद रखना कि परमाणु बम का निर्माण जो है प्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में किया था। परमाणु बम का पहली बार प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नगर व अगस्त 1945 नागासाकी नगर पर किया गया था। यानी 6 और 9 को अमेरिका के द्वारा जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पे जो है परमाणु बम का जो है प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। अभी तक आपने देखा परमाणु बम के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन बम के बारे में। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन के समस्थानिकों यानी ड्यूटीरियम 1s2 और 1d2, ये जो लिखा है ट्राइटियम 1s3 और 1t3 नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इस एक बार आप जो है भारी जल का जो है आप लोग केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है ये भी बता दीजिए।
अब यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कह रहा है? किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात परमाणु अणु या आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाता है। जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होता है। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया ना, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। कह रहा है ना कि यहाँ पे किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अर्थात परमाणु अणु या आयन पर धनावेश का मान बढ़ जाता है, अतः ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो एक और दिखा रहा है, किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अपचयन। अर्थात धन आवेश के मान व कमी और ऋण आवेश के मान में वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो देखो Na+, ये मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था ना यहाँ पे, तो वृद्धि हो गई। यहाँ पे एल्युमिनियम में देखो +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al हो गई। अब ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया जो है रेडॉक्स, यानी दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो एक ही रिएक्शन में, और ये बिल्कुल साथ साथ हो, उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, -273 या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, को परम शून्य ताप कहते हैं। जब बैरोमीटर में पारा है यानी Hg की ऊंचाई 760 मिलीमीटर रहती है, तो वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या एक वायुमंडलीय दाब है यानी A1 एटमॉस्फेरिक, जो ATM कहते हैं आप लोग, उसके बराबर कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का दूसरा जो है नया चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। क्या होता है एसिड? आप लोग जो है अम्ल का नाम सुने होंगे। तो चलिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं यानी H आयन देते हैं। क्या देते हैं? H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसे आर्नहीनियस का आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? इसे आर्नहीनियस का आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को जो है लाल कर देते हैं। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, सुचालक होते हैं। तो अम्लों का जो जलीय विलयन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। ये आपको, इनका पीएच मान जो होता है अम्ल का 7 से कम होता है। तो इतनी सारी जानकारी जो है अम्ल के बारे में आप याद रख सकते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और ये जलीय विलयन में जो है विद्युत के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं, और इनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। अब बात करते हैं क्षार की यानी बेस की। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी यानी OH आयन देते हैं। अभी मैंने बताया कि अम्ल जो होते हैं H आयन देते हैं, और बेस क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। क्षार कहलाती है। इसे आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, उसका स्वाद खट्टा था, इनका स्वाद कड़वा होता है। ये फिनेफेथलीन को गुलाबी, लाल लिटमस पेपर को नीला व मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ये देखो, ये इसका थोड़ा अलग है। ये फिनाफेथलीन को गुलाबी, लाल लिटमस पेपर को नीला, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला, और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, ठीक है। और इनका पीएच मान क्या होगा? इनका पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। ये आपको याद रखना है। यह एक संख्या, तो पीएच वैल्यू के बारे में बात करें तो ये एक संख्यात्मक मापांक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। आप लोग को बताना है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। जब पीएच का मान 7 होता है तो वह उदासीन विलयन होता है, यानी अगर एक्यूरेट 7 है तो उसका वो क्या होता है? उदासीन विलयन होता है। अम्ल एवं उनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? कहाँ कहाँ से आपको अम्ल मिलते हैं? जैसे एसिटिक अम्ल, ये किस में मिलेगा? सिरका में, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की बात करें तो आंवला, खट्टे फल और प्याज में जो है आपको ये देखने को मिलेगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल कहाँ आपको मिलेंगे? संतरे में, नींबू में और खट्टे फलों में।
मैलेइक अम्ल किस में मिलता है, यानी मैलिक अम्ल भी कई किताबों में लिखा रहता है सेब में। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो टार्टरिक अम्ल किस में मिलते हैं, इमली, अंगूर और कच्चा आम में जो है आपको टार्टरिक अम्ल देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक अम्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टमाटर में, पालक में और चने की पत्तियों में जो है ऑक्जेलिक अम्ल मिलते हैं। लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है, दही में। ठीक है। मेथोनोइक अम्ल व फॉर्मिक अम्ल किस में मिलती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चींटियों के डंक में जो जो चींटी काटती है तो उसमें मेथोनोइक अम्ल व फॉर्मिक अम्ल मिलते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल किस में मिलता है, कोका कोला तू ब्यूटोरिक, सॉरी, ब्यूटोरिक अम्ल में क्या मिलता है, मक्खन मिलता है। ठीक है। अब हम लोग जो आते हैं लवण, साल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनने वाले पदार्थ जो है लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है। यह प्राय ठोस होते हैं और इनका गलनांक व कथनांक कुछ होता है, यानी इनकी बात करें गलनांक की और कथनांक की जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। यह प्राय जो है जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं तथा जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अभी मैंने आपको पता है सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर और कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर। ठीक है। इसमें जो है आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो लवण कुछ हैं उनके अनुप्रयोग, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, और ये नमक है। ठीक है। कास्टिक सोडा, यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 × 10H2O, इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा, यानी धावन सोडा। ठीक है। तो इसको याद करो। सोडियम कार्बोनेट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपको सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो ये दोनों आपको कैसे याद करना है ये देख लो। सोडियम कार्बोनेट को जो है Na2CO3 × 10H2O इसमें होता है। जब बाई आता है तो H लगता है, बाई वाले में क्या लगता है, H, तो ये हो जाता है NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है Na2CO3। ठीक है। तो यहाँ बेकिंग पाउडर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर, याद रखिए। धोने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की ना। तो यहाँ पे देखो 10 जो है H2O है, तो इसलिए धोने वाले में हमेशा जो है 10H2O आएगा। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कौन धावन सोडा है कौन बेकिंग सोडा है। तो देखो धोने में आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है ना, धावन सोडा में, वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं, तो इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उसी को याद कर लो कि Na2CO3 × 10H2O। मैंने ये भी दोनों आपको क्लियर कर दिया कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाई में H आता है, NaHCO3 होता है, और सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 होता है, और 10H2O लगाओगे तो क्या हो जाएगा, धोने वाला सोडा हो जाएगा। ठीक है। और बेकिंग सोडा तो मैंने आपको बता दिया कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो याद रखना जब भी ज़्यादा पानी रहेगा तो धोओगे। ठीक है। अब क्या क्या धोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, जैसे गन पाउडर और आतिशबाजी में इसका ये जो है। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2। अच्छा चलो एक बता ही दो कि किस गैस की जो है स्मेल रोटेन एग के जैसे आती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। ठीक है। जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो बनाती है। ठीक है। और उसका स्मेल जो है रोटेन एग की तरह आता है, जल्दी से बताओ। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। और हैबर प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में वो भी बताओ जरा, देखिए कितनी केमिस्ट्री पढ़े हो आप लोग, कि हैबर प्रोसेस से जो है हम लोग किसका निर्माण करते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O ये कीटाणुनाशक होता है, विद्युत लेपन होता है। पोटाश एलम, इसकी फॉर्मूला याद कर लो, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें जो है क्लास 9th में पूछा गया था, तो इसको यहीं से याद कर लो, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। ये पोटाश एलम या फिटकरी होता है। ये खून बहने रोकने या चमड़े की रंगाई, या जब आप लोग शेविंग कराने जाते हो तो कहीं कट फट जाता है तो उस पर भी एक बार लगा दिया जाता है, वही खून बहने के लिए। अमोनिया क्लोराइड, इसको नौशादर बोलते हैं NH4Cl, ये उर्वरक और कपड़ों की रंगाई के लिए जो इसका यूज किया जाता है। तो यूजेज आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और इसमें सबसे पहले मिलते हैं हमें मेंडलीफ चाचा, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो शुरू में देखो तत्वों के भौतिक व रासायनिक उनके परमाणु भारों, ये मेंडलीफ चाचा जो है पहले इनको परमाणु भारों के बारे में बता दिया था। ठीक है। फिर बाद में इनको एहसास हुआ अरे नहीं नहीं परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक होना चाहिए। तो चलो पहला याद करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी।
तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने पहले बताया था। इस आधार पर मेंडलीफ ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियां, जिन्हें आवर्त कहते हैं, अरे हॉरिजॉन्टल लाइन यार, उसको आवर्त कहते हैं, और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम, जिसको वर्टिकल लाइन करते हैं और इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, वह कहते हैं, सारणीबद्ध किया था। तो याद रखना, पहले इन्होंने 63 एलिमेंट यानी 63 एलिमेंट्स को और 7 क्षैतिज यानी 7 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और 9 जो है वर्टिकल के बारे में बताया था। उसके बाद मोजले हैं, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। ये देखो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल के बारे में मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक उनके परमाणु संख्या किस पे होनी चाहिए, ये परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही आवर्ती फलन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार है, और इसमें 7 जो है क्षैतिज कतारें यानी आवर्त और 18 ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 7 क्षैतिज है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 क्या है क्षैतिज यानी 7 जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 18 जो है वर्टिकल्स लाइन है, ठीक है, जिन्हें आप लोग ग्रुप कहते हो। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होता है। तो देखो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य क्या होता है, कोई निष्क्रिय इनर्ट गैस है, जैसे हीना, नेहा और करीना, एक्सक्यूज मी रीना। अब ये कहोगे किस लड़की का नाम ले रहे हो सर आप, तो हीना का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना, हीना, नेहा और करीना, एक्सक्यूज मी रीना। परमाणु संख्या 58 से 71 तक और 90 से लेकर 103 तक ये लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड होते हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उसको आपको याद रखना है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, आपको याद रखना है कि 58 से लेकर 71 तक और 90 से लेकर 103, ये पूरा एटॉमिक नंबर के साथ याद रखो। 58 से लेकर लेंथेनाइड जो होता है और 90 से लेकर 103 एक्टेनाइड होता है। इन तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग कतारों में रखा गया, जिन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो शून्य वर्ग के तत्व को उत्कृष्ट या अक्रिय गैस, इसको उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है। जैसे हीना, नेहा और करीना, एक्सक्यूज मी रीना लिखा है ना, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी एक नया आ गया कहते हैं। यह वर्ग फर्स्ट है उपवर्ग की क्षार धातुओं और अत्यधिक विद्युत धनात्मक, और ये लिखा है 7th बी उपवर्ग के हैलोजन तत्वों, ठीक है। आधुनिक विद्युत ऋणात्मक के मध्य सेतु का कार्य करता है। सेतु, सेतु समझ रहे हो, ब्रिज का काम करता है ये। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं, किसके बारे में, मेटल्स। आप लोग पढ़ते हो ना, धातुएं, धातु, धातु व धातु, उसके बारे में। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम चाचा को देखते हो ना, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और ये जो है धनायन बना लेते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। पोटेशियम चाचा को देख लो, 19 होता है इनका भी, तो इनको करते हो तो 2881, इनके भी लास्ट में 1 है, तो ये एक दे के ये भी धनायन बना लेते हैं। धातु आघात वर्धनी यानी मेलेबल, धातु को आप लोग पीट पीट के चौड़ा कर सकते हो, ठीक है। आघात वर्धनी का मतलब क्या, मेलेबल, इनको पीट के चौड़ा कर सकते हो। जो भी धातुएं हैं, जैसे सोना व चांदी देखते हो ना, 5 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना को पीट पीट के क्या से क्या बना दिया जाता है, इतना चौड़ा, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो सर्वाधिक आघात वर्धनी होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें ये धातुएं तन होते, डक्टाइल होती है, जिनमें पतले तार खींचे जा सकते हैं। इसके तार भी बनाए जा सकते हैं, आप जो है बना सकते हो पतला से पतला, ये टूटते नहीं हैं, ठीक है। यह विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक, संचालक होती हैं, सुचालक होना। जैसे चांदी जो है सर्वोत्तम चालक है, सीसा जो है क्या है, न्यूनतम चालक होती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। धातुओं कमरे के ताप पर ठोस अपवाद है पारा, पारा जो है ये क्या होता है, इसको याद रखना, ये द्रव में पाया जाता है, ठीक है। पारा Hg होता है, गैलियम हो गया, सीजियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर पारे के बारे में पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर ठोस कौन से होती हैं, ये जो धातु हैं तो ये ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा है, गैलियम है, सीजियम है, ये क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव्य नहीं द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। अब इनके अयस्क इंपॉर्टेंट है, याद रखो, पूछा जाता है डायरेक्ट की, जैसे मान लो पूछ दिया एल्युमिनियम का अयस्क बताओ, तो नहीं बता पाओगे। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड से याद होता है ना, Al2O3.2H2O, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
आयस को और बोलते हैं। तो देखिए सोडियम की अगर बात करें, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम साधारण नमक NaCl, सोडा SNA2CO3, इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रख लें। चिली सॉल्ट फीटर NaNO3 क्या होता है, NaNO, क्रायोलाइट Na3LF6 क्या होता है, ऐसे याद करो जैसे मैंने किया, Na3LF6 होता है। बोरेक्स का Na2V4O7 इंटू 10H2O, Na2V4O7 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। ये सारे आपको कम से कम सोडियम के तो याद होने चाहिए। पोटेशियम की बात करें, सिल्विन KCl, ठीक है, क्या हो गया KCl। सोनानाइट की बात करोगे तो K2SO4 क्या होता है, K2SO4। कॉर्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2 होता है। कॉर्नेलाइट का क्या होता है, सब में कार्नेलाइट आपको लगभग देखने को मिलता है, तो याद रखो कार्नेलाइट का KCl MgCl2 इंटू 6H2O, ये इसके क्या है, सब ओर्स हैं, अयस्क हैं। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नेसाइट MgCO3 क्या होता है, MgCO3। डोलोमाइट का क्या होता है, MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। कार्नेलाइट का दोनों से में KCl MgCl2 इंटू 6H2O। कीजेराइट का क्या होता है, MgSO4 इंटू H2O होता है। कैल्शियम का जिप्सम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और लाइमस्टोन, ये दोनों याद कर लो कैल्शियम का। भले मैग्नीशियम का छोड़ सकते हो, छोड़ दो, लेकिन कैल्शियम का याद करो। कैल्शियम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम में, ठीक है। और लाइमस्टोन में क्या होता है, CaCO3। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। एल्युमिनियम का बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। तो किससे मिलता है, बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरंडम, ठीक है। Al2 3 2H2O, ये क्या होता है, बॉक्साइट। डायस्पोर का क्या होता है, सिर्फ सिंगल H2O होता है। Al2O3 में एक हटा दो, ऊपर से लिखो बॉक्साइट, लिखो डायस्पोर, लिखो कोरंडम, एक एक हाइड्रोजन वाटर कम करते जाओ। इसमें देखो 2 वाटर है, इसमें 1 वाटर है, इसमें एक भी नहीं, खत्म हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एल्युमिनियम के आप बता सकते हो। सबसे पहले बॉक्साइट लिख लो, Al2O3.2H2O, ये तो सेम रहेगा, इसमें से एक H2O हटा दो। अब इसमें सिर्फ Al2O3 रख दो, इसका बॉक्साइड रख लो, इसको डायस्पोर, इसको कोरंडम कर लो, ठीक है। Al2O3 क्या होता है, कोरंडम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। टीन किससे मिलता है, तो कैसीटेराइड से, SnO2 होता है। कैसीटेराइड का क्या होता है, SnO2। लेड Pb का इंपॉर्टेंट है, PbS, और सीरूसाइड PbCO3 होता है। क्या होता है, PbCO3 जो होता है, ये लेड का जो है अयस्क होता है। कॉपर का क्यूपराइट, CuTO क्या होता है, क्यूपराइट। मेलेकाइट और एजूराइट होता है, ठीक है। सिल्वर में बात करें, अर्जेंटम, Ag2S क्या होता है, अर्जेंटम। और रूबी सिल्वर को याद कर लो, Ag3S SbS3 होता है। आयरन का इंपॉर्टेंट है, आयरन का याद करो। हेमेटाइट का होता है Fe2O3, क्या होता है, Fe2O3 होता है, ठीक है। लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। और सीडेराइट भी आयरन का ही, FeCO3। पारे का कौन है, सीनेबार, HGS, ये क्या है, इसका ओर होता है। HGS क्या होता है, ओर होता है, एस्क होता है। जिंक का कौन होता है, जिंक ब्लेड, Zn होता है, और जिंकॉइट होता है। यूरेनियम का कौन होता है, तो कार्नेटाइट व पिच ब्लेड, U3O8 है। थोरियम का मोनोजाइट है, ठीक है। और मैग्नीज का कौन सा है, मैग्नेटाइट है, और पायरोल्यूसाइट है। कैडमियम ग्रीनोकाइट है। कैडमियम का क्या है, इसका यूज किसके लिए, न्यूट्रॉनों को मंदक करने के लिए जो है कैडमियम की छड़ों का यूज किया जाता है। सोडियम, सोना सॉरी, ऑरन होता है, ठीक है। Au ऑरन, इसका लैटिन नेम भी पूछा जा सकता है। जैसे Ag अर्जेंटम होता है, इसका लैटिन नेम Ag से डिनोट करते हैं। और सिल्वर होता है, तो ये कैल्वेराइट होता है, AuTu2, और सिल्वेनाइट होता है। अब देखो लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस है, ठीक है। फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज आपको याद होना चाहिए। फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी नया पदार्थ न बने, यानी न्यू सब्सटेंसेज ना बने। जैसे मान लो आपने क्या बना दिया, कि बर्फ से जो है आपने पानी बना दिया, और फिर पानी से बर्फ बना दिया, तो क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना, नहीं बना ना, वो तो वही सेम बन जा रहा है, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बना दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है फिजिकल चेंजेज हो जाएंगे। और केमिकल चेंजेस की बात करोगे तो केमिकल चेंजेस जैसे मान लो दूध से आपने दही बना दिया, अब नाक रगड़ रगड़ के मर जाओगे, लेकिन दही से दूध नहीं बना पाओगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो है केमिकल चेंजेज हो जाएगा। इसमें एक नया सब्सटेंस बन गया, आपने दूध लिया था, दही बना दिया, ठीक है। तो ये होते हैं। चलिए आइए टॉपिक पे आइए, लोहे पर जंग लगना। जैसे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है, क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जंग लगने पर लोहे से भार में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि। आयरन ऑक्साइड लिखा है Fe2O3, ये अभी मैंने बताया था ना, इसका क्या होता है, ओर होता है, अयस्क होता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ ये भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। लोहे के गैल्वेनाइज यानी जस्ट की चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है। अब बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड।
AgCl2 को हार्न सिल्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको हार्न सिल्वर कहते हैं, तो AgCl2 को जो है, जिसका उपयोग क्रोमेटिक कांच के निर्माण में होता है। ये यूजेज जरूर याद करना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाता है। जैसे पूछ दिया फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, तो AgBr2 जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसका यूज जो है फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का जो आर्टिफिशियल आप रेन कराते हो, कृत्रिम वर्षा, उसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो जरूर याद करना। सिल्वर क्लोराइड का, इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में होता है, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का जो है कृत्रिम वर्षा, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। मतदान के समय जो अंगुली पर इसी का निशान, जब बोटिंग कराने जाते हो तो आपको देखते हो ना, फिंगर पे एक जो है निशान लगाया जाता है, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। अब देखो लिखा है चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चम्मच नष्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि चांदी के चम्मच से कभी जो है अंडा मत खाना। प्लेटिनम को पूछा जा सकता है, व्हाइट गोल्ड जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो प्लेटिनम को जो है व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको जो है व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, प्लेटिनम, किसको, प्लेटिनम को। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। तो सोने का याद रख लो, सोने का जो और कौन कौन से होते हैं, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। कौन से होते हैं, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। अब नोबल गैस, यहाँ जो मैंने अभी बताया, तो ये शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व, जैसे लिखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को अक्रिय या इनएक्टिव गैस या निष्क्रिय यानी इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले, अक्रिय गैस से ना तो विद्युत धनात्मक ना ही विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। ये तो इनके सारे सब लास्ट के सब सेल्फ जो है फुलफिल होते हैं ना, तो इस वजह से अक्रिय होते हैं। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्राकृतिक में नहीं पाई जाती है, याद रखना। रेडॉन जो है ये रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है और जो प्राकृतिक में नहीं पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों की खोज लोकेयर ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है इनर्ट गैस की खोज किसने किया है, तो लोकेयर ने। किसने, लोकेयर, रेले व रैमजे महोदय ने किया था। रेले और रैमजे ने, ठीक है। लोकेयर, रेले व रैमजे महोदय ने की थे। वैसे रैमसे और रेले की ज़्यादा आती है, लोकेयर की कम आती है, लेकिन आप लोग याद रख लो कि अक्रिय गैसों की खोज लोकेयर, रेले व रैमजे महोदय ने की थी। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा जो है आर्गन की होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो वायुमंडल, इसमें सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सा होता है, ओजोन। कौन सा होता है, ओजोन होता है, ठीक है। वायु भरी गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। यहाँ पे देखो, हीलियम जो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, इसको याद रखना। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का जो यूज करते हैं, तो आपको बताना होगा। उसमें दे देगा ऑर्गन, हीलियम, ठीक है, और भी सारे जितने भी गैस हैं उसको देगा, तो याद रखना हीलियम का मिश्रण होता है। दम्मा व अन्य श्वास संबंधी बीमारियों में रोगियों के इलाज में कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त होता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन व हीलियम को 1:4 के अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन व गोताखोरों को दिया जाता है। यानी ऑक्सीजन का 1 रहेगा तो हीलियम का 4 रहेगा, ठीक है। विद्युत मरकरी लैंपों में आर्गन को पारा व नियान के साथ मिलकर अलग अलग आकर्षण रंग देने वाले बल्ब और ट्यूब तैयार किए जाते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा जो मरकरी लैंप होते हैं उसमें आर्गन को पारा व नियान के साथ मिलाकर, ठीक है, जो आर्गन होता है, जो बिजली जैसे जो बल्ब होते हैं, जो मरकरी लैंप होते हैं, उसमें आर्गन को जो है पारा और नियान के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षण रंग देने वाले बल्ब और ट्यूबलाइट तैयार किए जाते हैं। ट्यूबलाइट में मुख्यतः आर्गन व पारे की वाष्प भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी जाती है। अब वाटर के बारे में देख लो, ये लिखा है वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। साबुन के साथ आसानी से झाग देता है कौन, जो सॉफ्ट वाटर होता है, यह पीने योग्य होता है। इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो हार्ड वाटर होता है ये साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है। इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं। अब देखो कठोर जल के 2 टाइप से, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस।
और टेम्परेरी में कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता, और अस्थाई में देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता। इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है, ठीक है। जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसको जल को उबाल कर यानी बॉयल करके दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है? परम्यूटेड विधि है। कौन सा है? परम्यूटेड विधि। और जल में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाकर उबालने से भी कठोरता दूर होती है। अब थोड़ा आप लोग बताओ, Na2CO3 इंटू 10H2O ये कौन सा सोडा होता है? बेकिंग सोडा होता है कि धावन सोडा होता है? जल्दी से बताओ। केतली में जल उबालने से उसके आंतरिक परत में सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। केतली में जल उबालने से उसकी आंतरिक, अंदर के परत में नहीं देखते हो, जब हम लोग जल उबालते हैं तो वाइट वाइट की जो है आप लोग की एक परत सफ़ेद रंग की जम जाती है। जो भी लोग जो पानी गर्माते होंगे या ठंडियों में नहाने के लिए देखोगे तो भाई नीचे जो है आपको एक वाइट कलर की परत जम जाती है। वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? कार्बोनेट्स होते हैं। देखो, जल का शुद्धिकरण जो है पोटेशियम परमैंगनेट व क्लोरीन गैस या पोटासियम आदि द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि जल का शुद्धिकरण जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन गैस आपको पता है, और पोटासियम फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये सारे आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे जो है आप जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस और पोटासियम। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं। फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजुएट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? सोडियम बेंजुएट का। किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 होती है। मोती मुख्यतः जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। तो जो मोती होता है वो मुख्यतः किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से जो है बना रहता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हो, वह निकोटीन होता है, ठीक है। तो सिगरेट का धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन है? एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो और निकोटीन होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को विरंजक चूर्ण यानी जिसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कैल्शियम क्लोरो, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का जो है डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो CaOCl2 याद रख लो, इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू या यहाँ पे देखो दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू, याद रखना। स्ट्रैंगुलेटिंग गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। इससे आदमी की दम घुटने लगता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? CO2 को। रासायनिक रूप से सूखा बर्फ इसी को ड्राई आइस या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का वोल्टवाइज का उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण में होता है। किसका? टूथपेस्ट के निर्माण में जो है CA3PO4 का वोल्टवाइज इसका होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। क्या होती है? 250 गुना जो है अधिक होती है, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की हीमोग्लोबिन से जो है क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मार दवा के रूप में होता है। तो जिंक फॉस्फेट का उपयोग जो है चूहा मार दवा के रूप में होता है। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध मूत्र में उपस्थित अमोनिया के कारण होता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था हैबर प्रोसेस में किसका बनाया जाता है? तो अमोनिया का भी बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि N2+3H2 चेंज इंटू 2NH3 ये जो है बनता है अमोनिया प्रोसेस, ठीक है। इससे ये भी बन सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसको याद रखना। सीमेंट की बात करते हैं। अब देखो सीमेंट की बात करें तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सीमेंट मुख्यतः जो है कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3, ठीक है। अभी मैंने बताया Al2O3 का क्या नाम होता है? कोरंडम। अभी आपने पढ़ा है ना, जो एल्युमिनियम को अयस्क कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको याद कराया। एक बॉक्साइट होता है, एक डायस्पोर होता है, एक कोरंडम होता है। तो बॉक्साइट में Al2O3 इंटू 2H2O होता है, डायस्पोर में क्या होता है? Al2O3 इंटू H2O होता है, और कोरंडम में सिर्फ Al2O3 होता है। तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे, जहाँ जाए जो फैक्ट आए याद रहे उसको बोलते रहो, याद हो जाएगा।
फेरिक व मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्माण होता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने के रोकने हेतु किया जाता है। जिप्सम का यूज क्यों किया जाता है कि सीमेंट जो है तुरंत जम ना जाए, इसलिए। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड निवासी जोसेफ ऑस्पिडिन ने 1824 में किया था। ठीक है, अब प्रमुख कांच एवं उसके संगठन का उपयोग हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे सोडा कांच की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, इसका उपयोग किसमें होता है? ट्यूबलाइट जैसे हो गया, बोतलें हो गए, दैनिक उपयोग के बर्तन हो गए। फ्लिंट कांच की बात करें तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका, इसमें विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंस जो है फ्लिंट कांच में आती हैं। क्रूक्स कांच, ये सीरियम ऑक्साइड सिलिका होता है। ये धूप चश्मों के जो लेंस होते हैं इसमें क्रूक्स कांच का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्राउन कांच क्या होते हैं? तो इसमें पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड सिलिका चश्मों के लेंस के लिए जो है क्राउन कांच का। क्रूक कांच मैंने बता दिया, वो भी चश्मे के लिए था। सीसा क्रिस्टल कांच किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, सिलिका, ये महंगे कांच के पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं। उर्वरक, फर्टिलाइजर की बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश व जल के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो पौधों का विकास है या वृद्धि है उसके लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 आवश्यक पोषक तत्वों की। अब पोषक तत्व में देखो यहाँ पे जैसे हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके। एन से हो जाता है नाइट्रोजन, एनपीके आप लोग देखते हो ना, जो आप लोग यूरिया डाई पोटास मंगाते हो, तो एन का मतलब नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटास होता है। ठीक है, या पोटेशियम जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये देखो नाइट्रोजन, अब सोडियम की, यहाँ से नाइट्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस की बात करोगे तो 15 और पोटेशियम 19 होती है, इसको याद रखना। ठीक है, तो इसी से हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। द्वितीय पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो कैल्शियम होता है, Ma। ठीक है, Mg होता है मैग्नीज, Mn होता है, Mg होता है मैग्नीशियम और Mn होता है मैग्नीज, Ma आपको देखना पड़ेगा, और S सल्फर होता है। ठीक है, तो द्वितीय पोषक तत्व में क्या होता है? Ca, Ma एवं S होता है। ठीक है, और यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों में देख लीजिए कौन सा है? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम, या ये क्लोरीन हो गया, बी से बेरियम हो गया। ठीक है, या बोरॉन, बेरिलियम बी होता है, बोरॉन है। ठीक है गाइस, बी से बोरॉन। प्रमुख उर्वरक और उनके अनुप्रयोग के बारे में तो टोटल ये देखो 16 हो जा रहे हैं, काउंट करके देख लो। टोटल 16 आवश्यक तत्व कौन से हो गए? 3 ये हो गए और 3 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 ही दिखा रहा है, और 3 होंगे। ठीक है, 16 हो जाएंगे। प्रमुख उर्वरक और उनके अनुप्रयोग, जैसे नाइट्रोजनी उर्वरक की बात करें, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अमोनिया सल्फेट की बात करें, इसमें नाइट्रोजन 20 से 23% तक और मृदा पर अम्लीय प्रभाव करते हैं। कैल्शियम साइनाइड की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 40% होता है और इसमें CaCN2 में कार्बन का मिश्रण नाइट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फॉस्फेटिक उर्वरक की। इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी पूरा करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। कैल्शियम सुपर फास्फेट, जिप्सम का फॉर्मूला ये याद रखना होगा, CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है, तो ये फल एवं बीज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब मिश्र धातुएं क्या हैं? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे एलॉय कहते हैं। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं। मिश्र धातु, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर और जिंक का। कॉपर जिसमें 70% होता है, जिंक जो है 30% होता है। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ व अन्य उपकरण में। इसको जरूर पढ़ के जाना, और कुछ पढ़ना या नहीं। मिश्र धातु आता है। कांसा का यूज किस में होता है? तो कांसा का यूज जो है बर्तन और मूर्तियाँ, सिक्के, इसमें भी कापर और एसेंटीन का होता है। ठीक है, कांसा में किसका होता है? ब्रोंज में जो है उसमें कापर और एसेंटीन का होता है। ठीक है, टंका यानी शोल्डर जो होता है इसमें PB यानी लेड 50 से 70% होता है। एसेंटीन जो होता है 30 से 50% है। इसमें धातुओं को जोड़ने व टाँका लगाने के लिए आप लोग देखते हो ना, कोई बर्तन चटक जाता है, टूट जाता है, बिल्डिंग, वही गन धातु कौन कौन से, जिसमें कापर 88 हो, टीन जो है 10% और जिंक जो है 20, यानी बंदूक, तोप व गियर वेयरिंग में जो है गन धातु का यूज किया जाता है। गन धातु से ही समझ लो बंदूक में। अब टाइप धातु, टाइप राइटर यानी मुद्रण में लेड होता है। इसमें ज़्यादा तो ऊपर वाले जो मैंने बताया ना, पीतल, कांसा, इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं। ये पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल गोल्ड कैसे तैयार किया, जिसमें कॉपर जो है 90% और एल्युमिनियम 10%, इसको आभूषण एवं मूर्तियाँ बनाने में
जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें भी बर्तन और मूर्तियाँ बनती है, जैसे कॉपर 50 से 60, जिंक 35 और जो है Ni, ठीक है, निकिल जो होता है वो 15% होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये देखो Mg जो है इसमें 5% है, और Al जो होता है 95%। जहाज व वायुयान की बॉडी बनाने के लिए इसका किया जाता है। ड्यूराम्यूलिन का वायुयान और प्रेशर कुकर के लिए। और ये देखो स्टेनलेस स्टील पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो Fe जो आयरन होता है 73% होता है। क्रोमियम की बात करें तो 18% होता है। नाइट्रोजन की बात नियॉन की बात करोगे तो 8% और कॉपर की 1%। मोटर, गाड़ी व बर्तन बनाने में जो है ये निकिल है ना, ठीक है। पारे Hg के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण जो है अमलगम कहलाता है। क्या होता है? अमलगम कहलाता है, ठीक है। पारे Hg के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण जो है अमलगम कहलाता है। पारा, देखो लिखा है पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है, ठीक है। पारा को किस में रखा जाता है? लोहे में, क्योंकि पारा जो है लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी? अभी तो इनऑर्गेनिक देखा, ऑर्गेनिक देखो। सोडियम बेंजोएट, इनका प्रयोग किसे? अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जो है सोडियम बेंजोएट का, बेंजोइक अम्ल का किसके? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जो है यूज किया। एक बार अच्छा चलो बता दो, शुद्ध जल बनाने के, शुद्धिकरण करने के लिए जल का कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं? तो पहला मैंने क्या बताया था तुम्हें? पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, दूसरा क्लोरीन गैस, और तीसरा मैंने क्या बताया था? फिटकरी। याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेंजोइक अम्ल में मैंने बताया खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में। एथिलीन ग्लाइकॉल होता है मोटर गाड़ी में प्रतिहिमकारक के रूप में, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज होता है। पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो शार्ट सर्किट से लगी आग बुझाने में जो है पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो कंपाउंड होता है उसका यूज किया जाता है। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर के निर्माण में, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला जल्दी बता दो हमें क्या होता है। मैंने बताया बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो। जल्दी बताओ अब। NaHCO3 होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, ये अचार और मुरब्बों के परिरक्षण में जो है यूज किया जाता है। नेफ्थलीन, इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते हैं। तो देखो अगर तुम्हारे घर में कपड़ों में कीड़े लग जा रहे हैं तो इसमें तुम नेफ्थलीन की गोली जो है कपड़ों के बीच में रख दोगे तो कीड़े नहीं रहते हैं। आंसू गैस, टीयर गैस तो बहुत पूछे जाते हैं। ये भीड़ को तितर बितर करने के लिए, देखते हो ना जब बहुत ज़्यादा कहीं पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है क्या आंसू गैस यानी टीयर गैस छोड़ दिया जाता है पुलिस वालों के लिए, पुलिस वाले जो है छोड़ देते हैं। क्लोरीटोन क्या होता है? यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा जो होती है क्लोरीटोन है। गैमैक्सीन और DDT क्या होती है? ये कीटाणुनाशी के रूप में जो है यूज किया जाता है। देखते हो ना घरों या कहीं पे बहुत ज़्यादा कीटाणु रहते हैं तो उसमें गैमैक्सीन लगवा के जो है पोछा मरवा दिया जाता है। मरकैप्टेन, ये पता होगा LPG के रिसाव का पता चलता है। मरकैप्टेन जो आपके घर में LPG आता है, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस होता है, याद रखना। इसमें जो है मरकैप्टेन मिलाया जाता है जिससे आपको महक पता चलती है, वरना आपको महक नहीं पता चलती कि गैस कहाँ पे लीक हो रहा है। तो इसको याद रखना, ठीक है। पोटेशियम परगनमेट अभी मैंने बताया जीवाणुनाशी दवा के रूप में, जैसे शुद्ध जल करना हो। इथेफॉन कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने के लिए, ठीक है। फलों को पकाने के लिए इथेफॉन कैल्शियम कार्बाइड, आप लोग कार्बाइड सिर्फ बोलते हैं, पूरा नाम है कैल्शियम कार्बाइड, इसको फलों को पकाने के लिए। पॉलीकार्बोनेट्स होता है बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में। और ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में और एलिथ्रीन और पाइथ्रीन मच्छर भगाने वाली दवा एवं क्वाइल के निर्माण में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं विस्फोटक एक्सप्लोसिव की। RDX क्या होता है? इसका होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। RDX क्या होता है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव होता है। रासायनिक नाम होता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइना, ठीक है, ट्राई नाइट्रामाइन, ठीक है। साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन इसका पूरा नाम होता है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। अन्य राष्ट्रों में निम्न नाम से, जैसे USA में इसको साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जर्मनी में इसको हेक्सोजन के नाम से, इटली में T4, और खोज करता है इसके कौन है? हैनिंग है। कौन है? हैनिंग। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट जो होता है ये नाइट्रोग्लिसरीन की किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे, ठीक है, कीजे लंगूर में अवशोषित कर बनाया जाता है। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन था? अल्फ्रेड नोबल थे डायनामाइट के, ठीक है। 1866 में जिलेटिन डायनामाइट से नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित, जैसे ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो होता है TNP होता है। और कॉर्डाइट, इसे सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था, ठीक है। गन पाउडर ये तो मैंने आपको बता दिया।
अब रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। ईट प्रनाट से आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन कैसा, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसका चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये नाभिक में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षाओं में जो है, मतलब नाभिक के बाहरी कक्षाओं में जो है ये चक्कर लगाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का जो है इसमें चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है। और इसका जो है द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने की है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इसको आपको याद रखना है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका द्रव्यमान जो है लगभग प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। बात करते हैं मेसॉन की। मेसॉन जो है युवा का, इसकी खोज करते हैं। पॉजिट्रॉन का कॉल एंडरसन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेसॉन का युवाका ने, और पॉजिट्रॉन का कॉल एंडरसन। परमाणु नाभिक की रदरफोर्ड ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। परमाणु क्रमांक मोजले ने दिया था। और क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी किसने? प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, तो याद रखना है, मैक्स प्लैंक ने जो है क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी दी थी। अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया है। रेडियो सक्रियता का हेनरी बेकुरेल ने दिया है। ठीक है, अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन ने दिया था, E = mc² आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें। और सापेक्षिकता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने। गैसों का विसरण नियम, ग्राहम का विसरण नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही है। विद्युत अपघटय का नियम फैराडे ने दिया था। ठीक है, पीएच मापकरण सोरेंस ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। रेडियम की क्यूरी दंपति है। ठीक है, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के बारे में। थोरियम उत्प्रेरक जे बर्जीलियस। यूरेनियम की कैलोप्रोथ ने जो है दिया था। अब मुख्य रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, ये देखो। व्यापारिक, जैसे साधारण नमक, ये व्यापारिक नाम हो गया। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा, अभी मैंने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बेकिंग। NaSCO3 होता है। धावन सोडा, अभी मैंने धोने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? पानी की, तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सुहागा, जिसको आप लोग बोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, सोडियम यहाँ से भी इसका एक अयस्क होता है Na2V4O7 इंटू 10H2O, ये इसी को सुहागा बोलते हैं। ठीक है, सुहागा। तो याद रखना, बोरेक्स को ही हम लोग सुहागा बोलते हैं। सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट को जो है सोडा एस बोलते हैं। Na2CO3। हाइपो किसको बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3 इंटू 5H2O को जो है सोडियम थायो। फिटकरी का तो मैंने पहले ही बताया, इसको याद कर लो। इसको पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल है 24H2 है। कास्टिक पोटास क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक पोटास KOH। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या होता है? इसको ऐसे भी लिख CaOCl2, या इसको इस तरीके CaOClCl। ठीक है, चूने का पानी यानी बुझा हुआ चूना, CaOH का होल्ट वाइज। बुझा हुआ चूना, ये इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब भर भर के बच्चे जो हैं यही गलती करते हैं कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं और बिना बुझा हुआ चूना कैसे कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, CaOH का होल्ट वाइज। अब बिना बुझा हुआ चूना में क्या होता है? CaO होता है। ठीक है, CaO याद रखना। बिना बुझा हुआ चूने में CaO होता है, बुझा हुआ चूने में CaOH का होल्ट वाइज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। चूने का पत्थर जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 का होता है। संगमरमर में भी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बात करें चौक की, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ये भी होता है। नौशादर, ये पूछा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है नौशादर। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है। लाफिंग गैस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग लाफिंग गैस। जिप्सम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4.2H2 है। इसमें कैल्शियम सल्फेट की जगह पर आपसे Cu पूछ देगा, तो Cu नहीं होता है, याद रखना। कैल्शियम Ca होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। ये देखो दोनों एक ही जगह देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको लिखने का तरीका ये भी है, CaSO4
इंटू हाफ H2O, ठीक है, या 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2CaSO4 और ये 2 कट जाएगा सिर्फ H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऐसे भी लिखा रहेगा, तो जिसमें प्लास्टर ऑफ आ रहा है तो समझ लेना आधा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाए CaSO4 हाफ H2O, या ऐसे भी याद कर सकते हो। और जिप्सम में डायरेक्ट होता है 2 आता है CaSO4 2H2O, ठीक है। पानी का ही अंतर है, देख लेना है कहाँ पे आधा लगाना है, कहाँ पे डबल लगाना है। गलत करोगे तो गलत हो जाओगे। लाल सिंदूर की बात करें तो Pb3O4, लेड पर ऑक्साइड को हम लोग लाल सिंदूर कहते हैं, ठीक है। Pb3O4 म्यूरेटिक अम्ल क्या होता है हाइपोक्लोरिक HCl होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या होता है जिसको सौंद सल्फ्यूरिक H2SO4 को जो है देखो ये तुम्हें पता है सौंद सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या है H2SO4, लेकिन इसका व्यापारिक नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। अम्लराज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है अम्लराज का। तो इसमें HNO3 होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जो रेशियो तो 1:3 में होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ ये मैंने आपको पढ़ाते समय ड्राई आइस जिसको कहते हैं CO2 होता है, ठीक है। भारी जल D2O याद रखना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है और जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। भारी हाइड्रोजन की बात करें तो ये ड्यूटीरियम होता है। गैमेक्सिन की बात करें C6H6Cl6 होता है, जिसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या कहते हैं बेंजीन। फॉजिन COCl2 क्या होता है COCl2 होता है। फॉजिन का क्या होता है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 होता है, ठीक है। सिरका की बात करें CH3COOH होता है, जिसे हम लोग सिरका कहते हैं। और कार्बोलिक अम्ल जो होता है फिनॉल CCXOH, जैसे ये बन गया, इसे जो है हम लोग OH लगा दो, ये आपका क्या हो गया फिनॉल हो गया, ठीक है। मंड की स्टार्च C6H10O5 होता है। अंगूर का रस ग्लूकोज होता है, ठीक है C6H12O6 ग्लूकोज को सभी याद देगा। फ्रियोन का डाइफ्लोरोमेथेन होता है CF2Cl2 होता है, ठीक है। यूरिया का याद होना चाहिए NH2CONH2 क्या होता है गाइस NH2CONH2 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम लोग कार्बामाइड कहते हैं, क्या कहते हैं यूरिया को कार्बामाइड। क्लोरोफॉर्म CaCl3 होता है, क्या होता है CaCl3 होता है। इसको ट्राइक्लोरोमेथेन IUPAC आपको पढ़ा देने लायक है, क्या आएगा आपके एग्जाम में। आइडोफॉर्म की बात करें तो ट्राई आइडोमेथेन क्या कहते हैं ट्राई आइडोमेथेन MIC ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। अब प्रमुख रोग और उसके कारक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही लास्ट है, इसको याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है रक्त कैंसर किसके कारक से होता है बेंजीन से, ठीक है। जो ब्लड कैंसर होता है वो किसका रीज़न क्या है तो बेंजीन है। इटाई रोग किसकी कमी से होता है कैडमियम की, ठीक है। मिनीमाटा रोग पारा से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट NO3। ब्लैक फुट रोग जो है आर्सेनिक से। और बिल्सन रोग तांबा से लोहमता है, ठीक है, ये आयरन से, ठीक है। तो ये इसके कारक है प्रमुख रोग और उसके कारक, ये सारे जो है यहाँ पे केमिस्ट्री समाप्त हो गई। अब हम लोग जो है बायो का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग आपका जो है 1 घंटा 1 मिनट टोटल लगा है और ये पूरा समाप्त हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग जो है केमिस्ट्री का भी, इससे पहले मैंने फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर। जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।